बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चों, कल यानी कि 23 दिसंबर 2022 को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का आपका जो प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और इस पेपर में जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, इसके बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस है कल के आपके प्री बोर्ड के पेपर में आने के। यानी कि जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे ये आपको आपके पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा सैंपल पेपर नंबर तीसरा है और तीसरे का इसका पार्ट 1 हमने कर दिया अपलोड, ये पार्ट नंबर 2 है बेसिकली, ओके। और ये जो पूरा का पूरा पेपर है इसे मैं आपको कंप्लीट हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बार से जल्दी से फटाफट से पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स टोटल 80। अब जो हमारा पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें सेक्शन नंबर ए में हमारे 12 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में, ठीक है। फिर 13 से 18 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हमारे टोटल 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन सी में 19 से 23 हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 मार्क्स से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन नंबर डी में पहला क्वेश्चन पैसेज बेस्ड एमसीक्यू होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर दूसरा मानचित्र वाला होगा, तीसरा क्वेश्चन कार्टून बेस्ड एमसीक्यू होगा 4 मार्क्स का। फिर सबसे आखिरी बचेगा सेक्शन नंबर 27, 28, 29, 30, यानी कि 6 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन। और इन सभी में आपको 4 चॉइसेस भी मिलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने सेक्शन ए, बी, सी और डी ये कंप्लीट समझ लिए थे, यानी कि एमसीक्यू 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, पैसेज, कार्टून, मानचित्र, ये सभी हमने ऑलरेडी समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, या आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाए, ओके। हम आज के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से समझ सकते हैं, ओके। वेल थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो सेक्शन नंबर ए जो है इस तरीके का था हमारा, जिसमें कुछ हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा अब यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अब पार्ट 1 का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना। फिर सेक्शन बी आया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया था हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें 4 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन थे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, ओके। उसके बाद हमारा जो पार्ट था वो आया था सेक्शन नंबर हमारा डी, जिसमें पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा पैसेज वाला था, ये हमने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था वो मैप बेस्ड था, ये मैप था हमारा। आप कहोगे तो मैप मैं आपको बता दूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइव सेशन में बताओ जल्दी जल्दी कि सर ये मैप भी बता देना एक बार दोबारा से, ठीक है। बताना एक बार लाइव सेशन में। एक कार्टून वाला इस तरीके से एमसीक्यू था, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ओके। वेल आज का जो हमारा मेन पार्ट है वो शुरू होगा हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर ए से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, ओके बच्चों। तो ये हमारा आज का हो जाता है मेन पार्ट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाने का तात्कालिक कारण ऐसा था जिसने इंदिरा गांधी जी की सरकार की नींव हिला कर रख दी, वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि देखो सभी को पता होगा कि आपातकाल लगाने के कारण तो बहुत हैं, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था भाई? तात्कालिक कारण ऐसा क्या था जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की सरकार की नींव हिला के रख दी थी? क्या था भाई वो? तो आइए समझते हैं। बेसिकली देखो इसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे, एक तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बारे में, और दूसरा जो संसद मार्च की जा रही थी इनके खिलाफ में, रैली हुई थी, उसकी बात आएगी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पदका लगाने का तात्कालिक जो कारण है इस तरीके से था कि 1971 के जो चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जीत गई थी, तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली की सीट से चुनाव जीते, ठीक है, और वो प्रधानमंत्री बन गई थी। लेकिन उसी रायबरेली की सीट से जो दूसरे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे जिनका नाम था राज नारायण, ये इनसे बहुत ज्यादा नाराज हुए और इन्होंने कहा कि इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ चुनाव में धांधलीबाजी की है, ठीक है, कुछ असामाजिक क्रिया इन्होंने अपनाई है। तो इसीलिए राज नारायण ने
इलाहाबाद में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में याचिका दायर कर दी, ठीक है। और जब याचिका दायर की तो फैसला जो था वो 12 जून 1975 को, देखो आपातकाल कब लगा था, 25 जून 1975 को, ठीक है। अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कब आया, 12 जून 1975 को। तो बेसिकली अभी जो था वो उच्च न्यायालय का फैसला आया था, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी ने हाँ वाकई में बेसिकली जो है यहाँ पे कुछ धांधलीबाजी की थी, जिसकी वजह से हम ये जो चुनाव है वो असंवैधानिक घोषित करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहाँ मानने वाली थी, वो इस उच्च न्यायालय के फैसले को उन्होंने चुनौती दी, किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में, क्योंकि उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने से नीचे न्यायालय के अधिकार को वो जो फैसला होता है उसे बदल सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा बदला, उन्होंने कहा कि अब जो इंदिरा गांधी है वो एक टाइम के लिए सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में अब भाग नहीं लेंगी। तो यानी कि एक तरीके से आप यही मान लो, जब सांसद हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकती, तो फिर प्रधानमंत्री होने का फायदा ही क्या है, जब तक आप निर्णय नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था जो कि 24 जून 1975 को हुआ था, ठीक है। अब इसी संबंध में एक और सबसे बड़ा ये था कि भाई 25 जून 1975 को, जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगवाया था, बेसिकली रात्रि का समय था जब आपातकाल लगवाया था, तो उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहां पे एक बहुत बड़ा सत्याग्रह यानी कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की तथा इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की मांग की। जेपी ने कहा, सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों, मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो अनैतिक असंवैधानिक सरकार है, तुम्हें इसके आदेशों का पालन नहीं करना है और अब तुम्हें हमारे साथ में ये रामलीला मैदान जो है इस सत्याग्रह में शामिल होना है, ठीक है। तो एक तो क्या भाई कि प्रधानमंत्री होते हुए भी कुछ कार्य नहीं कर सकती, और दूसरा ये जो राष्ट्रव्यापी ये बेसिकली रैली का जो इन्होंने घोषणा की थी ये हो गई। इन सभी को देखते हुए 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पे अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने के आधार पे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू कर दिया और फाइनली जो था वो आपातकाल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो भैया क्या कारण था कि आपातकाल जो है वो राष्ट्रीय बेसिकली जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। आई होप आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ओके। अब जब ये आपातकाल खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें सामने आई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में आपातकाल सही था या नहीं। इस संबंध में पक्ष तथा विपक्ष के विचार लिखे। देखो आपातकाल लगाया गया, क्या ये सही था, क्या ये सही नहीं था। तो आपातकाल के आपको सबक लिखने हैं, तो मतलब कि आपातकाल के बारे में जो बहस हुई है वो आपको लिखनी है पक्ष में और विपक्ष में। तो बेसिकली जब हम पक्ष की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, कौन किसकी बात करेंगे, सरकार यानी कि इंदिरा गांधी जी की हम बात करेंगे, और जो विपक्ष की बात करेंगे तो जो इसके विरोधी थे उसकी बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो पहले हम सरकार की बात करते हैं और इंदिरा गांधी जी की बात। तो सरकार का मानना यह था कि भाई जिस तरीके से ये बार बार आंदोलन जैसे गुजरात, बिहार और नक्सलवादी आंदोलन, ऐसे बहुत से जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन जो किए जा रहे थे, इसकी वजह से सरकार जो थी वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रही थी, ठीक है। विरोधियों के द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया गया, जिससे इससे अस्थिरता पैदा होगी। दैट मीन्स जो विरोधी थे, सरकार के विरोधी, उन्होंने ऐसे लोगों का सहारा लिया जो कि गैर संसदीय थे, ठीक है, विरोध करने के लिए। गैर संसदीय यानी कि जो संसद के भागीदारी नहीं थे, ठीक है। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़चन पैदा, देखो जब विरोध किए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई सरकार के जो कार्य हैं जो देश के विकास में और ज्यादा अच्छा मदद करते हैं उनमें अड़चन पैदा हो रही थी, ठीक है। क्योंकि अब जितनी भी पूरी की पूरी इनकी फोर्स थी, जो कानून था, उनको अपना पूरा का पूरा जो ध्यान था वो कहां पे शिफ्ट करना पड़ गया था, इन विरोधियों के ऊपर, ये जो आंदोलन कर रहे थे इन लोगों के ऊपर शिफ्ट करना पड़ गया था। तो इसकी वजह से भारत की जो एकता थी और जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो साजिश थी ये यहाँ पे रची जा रही थी, यानी कि भारत की एकता के खिलाफ, भारत में शांति के खिलाफ, भारत में अशांति फैलाने के लिए यहाँ पे योजनाएं बनाई जा रही थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था, ठीक है। बेसिकली क्या है, आपातकाल पे बहस जब आप बताओगे कि सही क्यों है, तो क्यों है भाई, बार बार धरना प्रदर्शन से
कार्य सही से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। गैर संसदीय राजनीति का सहारा ले रहे थे लोग, ठीक है, यानी कि जो विरोधी लोग हैं उनका सहारा ले रहे थे। अब जब सरकार के बीच में विरोध वगैरह होगा, ठीक है, तो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो सिंपल सी बात है विरोध, इस विरोध में जो भी कानूनी व्यवस्था है उसे क्या करना होगा, वहां पे लगाना पड़ेगा उन लोगों के बीच में। और ये भी बताया, ये भी कहा गया कि भाई भारत की एकता को तोड़ने के लिए, शांति को तोड़ने के लिए, यानी कि भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें थी इसके पक्ष में। लेकिन वे लोग जो आपातकाल के विपक्षी हैं, जो कहते हैं आपातकाल सही नहीं है, वो क्या कहते हैं? तो भैया वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जैसा सरकार कहती है कि भाई आप जो है आपात मतलब कि विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये कहीं पर भी बात नहीं कही गई है कि जनता सरकार का विरोध नहीं कर सकती है। जनता जो है सरकार का विरोध कर सकती है, संविधान में ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। विरोध आंदोलन ज्यादातर अहिंसक थे और शांतिपूर्ण थे, यानी कि आंदोलन जो थे वो बिना किसी हिंसा के मारकाट तोड़फोड़ इसके थे, ठीक है, और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को मार दिया, किसी आपके सरकारी खजाने को लूट लिया, ठीक है, पुलिसकर्मी को मार दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्यों लगाया भाई? साथ ही गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, यानी कि जो आपातकाल के विपक्षी वो कहते हैं कि भाई जब आपातकाल लगाया जा रहा था तो उसमें गृह मंत्रालय कहाँ था कि जब जो आपातकाल लगाया उसके बारे में क्यों उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया। दैट मीन्स संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान थे जिसका उपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया, जैसे कि यहाँ पे मीसा का दुरुपयोग किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 21 को इन्होंने बेसिकली क्या खत्म कर दिया था, जीवन जीने के अधिकार को ही खत्म कर दिया, ठीक है। साथ ही बेसिकली आपातकाल जो है वो पता है सरकार ने क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि खतरा देश को नहीं था, देश की एकता अखंडता को नहीं था, बल्कि जो शासक दल था, जो सरकार थी, स्वयं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को था बेसिकली, ठीक है। क्योंकि तात्कालिक कारण इलाहाबाद कोर्ट का जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था और जो एक राष्ट्रव्यापी घोषणा की बात की गई थी, उसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को लग रहा होगा कि हाँ भाई अब मेरा प्रधानमंत्री का पद गया, इसीलिए इन्होंने आपातकाल लगा दिया, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा बेसिकली पार्ट, आपातकाल पर पक्ष और आपातकाल के विपक्ष। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छे तरीके से। एक बार आप सभी चाहें तो दोनों क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि तात्कालिक कारण क्या था भाई इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाने का, ये कारण था। और उसके बाद आपातकाल पे पक्ष के बहसाब कैसे लिखेंगे और विपक्ष की बहसाब। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा बच्चों, द इमीडिएट रीजन फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी वाज सच दैट इट शुड बी फाउंडेशन ऑफ हर गवर्नमेंट डिस्क्राइब। लिखेंगे इस तरीके से, द इमीडिएट रीजन फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी इज दिस, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट है पहले आप ये 3 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब जब आप इन्हें रीड कर लें उसके बाद में आपके जो बाकी के पॉइंट होते हैं वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड ये था भाई कि वेदर द इमरजेंसी वाज राइट एज अ क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम और नॉट, राइट द व्यूज ऑफ द प्रोस एंड द कॉन्स इन दिस रिगार्ड। करेंगे किस तरीके से, डिबेट ऑन इमरजेंसी, इसकी साइड्स के पहले लिखेंगे हम, तो इमरजेंसी के जो पक्ष हैं, जो साइड्स हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट है, डिबेट ऑन इमरजेंसी अपोजिशन, एक तो पक्ष था और एक अपोजिशन था, तो इन दोनों को आप इजीली इस तरीके से देख सकते, ठीक है। तो आई होप आपको हिंदी और इंग्लिश में ये जो आपातकाल वाला पार्ट था वो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हाँ 28 में पूछा गया बच्चों कि आज विश्व में तेल, पेट्रोलियम और पानी संसाधनों की भू राजनीति बढ़ती जा रही है, वर्णन कीजिए। पहले तो आप ये समझ लो कि भू राजनीति का मतलब, भू राजनीति का मतलब है जो संसाधन होते हैं उसको लेके विभिन्न देश आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, वो उसे हथियाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो आज के समय में तेल, पेट्रोलियम और पानी, ये जो ऐसे भू संसाधन है, इसको लेके राजनीति बढ़ती जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं इसको लेकर जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस संघर्ष को आपको समझना, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट एक ही बार में हम समझते हैं। तो पहले यही समझ लो संसाधनों की भू राजनीति क्या होती है। तो हम सभी को पता है
विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास सभी के सभी संसाधन हो। हाँ, ये जरूर है कि हर एक देश के पास में अपना एक अलग जो है वो संसाधन जरूर है। ठीक है, ये चीज है। तो इस संबंध में पहले हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी को लेके जो संसाधन है, भू संसाधन है, इसको लेके बहुत सारी लड़ाइयां यहाँ पे देखी गई हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो है फिर हम बात करेंगे पेट्रोलियम तथा तेल के बारे में। ओके, तो पहले संसाधन पानी की बात करें। तो संसाधन पानी, देखिए बेसिकली विश्व के हर एक क्षेत्र में हम सभी को पता है स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। ठीक है, जिससे विश्व के कुछ भाग जो हैं यहाँ पे साफ पानी की हमें कमी देखने को मिलती है। इसीलिए कई राजनीतिज्ञों ने ये कहा है कि अभी तक फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हो चुका है वो किस लिए हुआ है, युद्ध नॉर्मली जो भी उनके कारण होते हैं वट जो भी रहे थे उनकी वजह से। लेकिन अब जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा जो युद्ध होगा वो जल युद्ध होगा, यानी कि जल की वजह से युद्ध होगा तीसरा, वो भी कैसा, स्वच्छ जल को लेकर। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल आप समझो कि किसी भी नदी की धारा जो होती है, नदी की जलधारा जो होती है, वो एक देश के लिए अहम होती है, क्योंकि हर एक नदी, एक बड़े नदी जो होती है उससे सिंचाई की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है, उससे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। यदि इस नदी की धारा मोड़ ली जाती है तो उसको लेके विवाद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम बात कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हमें इतना जल चाहिए, लेकिन भारत कहता है कि इतना जल नहीं दे सकते। गंगा नदी को लेकर विवाद, नहीं गंगा नदी को नहीं, थोड़ा बहुत है गंगा नदी को लेके, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और जब ये मोड़ ली जाएगी नदी की जलधारा, तो जहां पे अच्छे से सिंचाई हो पा रही थी सूखा पड़ जाएगा, जहां बिजली बनाई जा रही थी बिजली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए ये राजनीति जो वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात की गई है कि भाई 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इसके बीच में युद्ध हुआ। इनमें से प्रत्येक देश जो था ये जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, प्रत्येक देश ने क्या किया था, जॉर्डन और एक थी नदी यारमुक, इस नदी से पानी का बहाव अपने अपने देश में इसको ले जाना चाहते थे। ठीक है, ताकि वो भी सिंचाई, बिजली बनाना, अन्य जो भी अपने कार्य हैं वो आसानी से कर सके। तो इसी को लेते हुए 1950 से 60 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। ओके, बहुत से देश ऐसे हैं जिनके बीच में नदियों का साझा है और उनके बीच में सैन्य संघर्ष होते रहते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो जल संसाधन को लेके भाई क्यों ये सब कुछ युद्ध वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, क्या राजनीति होती है, इसको आप कैसे बताएंगे, तो नॉर्मली आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो ये है कि संसाधन हमारे क्या है, पेट्रोलियम तथा तेल। बेसिकली जब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस समय पेट्रोलियम, सामरिक संसाधनों, खास करके तेल के निर्बाध आपूर्ति महत्वपूर्ण रही थी, जिसको लेकर संघर्ष चलता। दैट मीन्स आप सभी ने देखा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस समय पेट्रोल के जो सामरिक संसाधन है, खास करके तेल वगैरह, इन सभी की आपूर्ति बहुत ज्यादा चाहिए थी। ठीक है, महत्वपूर्ण रही थी। तो इसको लेके बहुत से देश कहते थे हमें ज्यादा दो, हमें ज्यादा दो, हमें ज्यादा दो, और कोई कोई तो जहां से ये बनता था वहीं पे जाके जाके अपना डेरा जमा लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते एक तरह। ठीक है, तो ये चीजें थी। साथ ही यहाँ पे देखो जैसे खाड़ी के देश है, तो खाड़ी के देश में आप सभी को पता है ज्यादातर तेल मौजूद है। तो यहाँ पे तेल मौजूद होने की वजह से दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में जो मौजूद खनिज है, इन सभी की वजह से बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो इन खाड़ी पार के देशों में तेल की वजह से, और जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश में, यहाँ पर खनिजों की वजह से अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए सऊदी अरब जो है, आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और भारत, इनमें तेल की खपत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब लेकिन ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्राइसिस, क्रिटिक्स यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं कि सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तेल हम यहाँ से खरीदे और कम से कम पैसों में खरीदे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया भाई कि पानी को लेकर लड़ाई क्यों होती है, नदी वगैरह का एग्जांपल, पेट्रोलियम वगैरह का जो पार्ट है वो आप इजीली यहाँ से समझ सकते। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारा इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आ गया है कि पर्यावरण में फैली विभिन्न समस्याएं क्या हैं जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, तथा रियो घोषणा पत्र में बताई गई जिम्मेदारियां लिखो। ठीक है,
तो पर्यावरण में भैया एक नहीं दो नहीं हजारों प्रकार की समस्या, ठीक है। लेकिन एक एज ए पॉलिटिक्स आपको कौन कौन सी समस्याएं पता होनी चाहिए और ये घोषणा पत्र क्या था ये दोनों समझे, ठीक है। देखिए भाई, आप सभी को पता है पर्यावरण में इस टाइम पे बहुत सारी समस्याएं फैली हुई है। सबसे पहली समस्या ये है कि कृषि योग्य जो भूमि है वो घटती जा रही है तथा उपजाऊपन क्षमता जो है वो खत्म हो रही है। यानी कि वर्तमान समय में हम कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कृषि योग्य जो भूमि है घर बनाने की वजह से, उद्योग बनाने की वजह से बहुत ज्यादा घटती जा रही है और उसकी उपजाऊपन क्षमता भी घट रही है। अब जब ये सब कुछ घटेगा ही, ठीक है, कृषि करने वाली भूमि घट रही है, कृषि भूमि की उपजाऊपन क्षमता घट रही है, तो सिंपल सी बात है भाई कि जो खाद्यान्न उत्पादन है इसमें कमी आएगी। अब जब कृषि भूमि घट रही है तो इसका मतलब ये है भाई कि चरागाहें हो गई ये भी घट रहे होंगे, मत्स्य भंडार ये भी कम हो रहा होगा, ठीक है। जल प्रदूषण बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही जो स्वच्छ जल है इसमें बहुत ज्यादा कमी हो रही है। समुद्र तटीय जो इलाके हैं ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई गई है यहाँ पे 2016 की मानव विकास की रिपोर्ट कि विकासशील देशों की लगभग 66.3 यानी कि मान लो 66 करोड़ जनता ऐसी है जिसको स्वच्छ तथा पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हर साल लगभग 30 लाख बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। पूरी जनसंख्या कितनी है, मतलब कि ऐसी जनसंख्या जिसको अच्छा जल नहीं मिलता पीने के लिए तकरीबन 66 करोड़, और इसमें से भी 30 लाख बच्चे हर साल मरते रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा जल नहीं मिल पाता, ठीक है। साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है जिससे पेड़ कम हो रहे हैं, मृदापनन बढ़ रहा है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे हानि हो रही है बेसिक, ठीक है। अब जब वन काटे जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है जैव विविधता के अंतर्गत आने वाली बहुत सी जो प्रजातियां हैं वो क्या हो रही हैं, लुप्त होती चली जा रही है, ठीक है। आप सभी को पता है पर्यावरण इसकी वजह से ओजोन परत में भी छेद होता जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है, बहुत सारे इसके कारण, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं वो आप इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी को देखते हुए एक सम्मेलन किया गया था 1991 में, बेसिकली पृथ्वी सम्मेलन, उसमें एक घोषणा पत्र दिया गया था जिसको कहते हैं रियो घोषणा पत्र। ये था क्या, तो बेसिकली पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता गुणवत्ता की, एक सेकंड देखो देखो, बेसिकली जब पृथ्वी सम्मेलन होता है तो उसमें ये घोषणा पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो इसका पर्यावरण का तंत्र है इसको अच्छा बनाए रखने के लिए इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना है। सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश जो हैं वो आपस में एक तरीके से जैसे भाई भाई होते हैं ना, तो एक देश दूसरे देश का एज ए भाई भाई की तरह सहयोग करेगा तथा विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। यानी कि जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं इन देशों की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकास कर चुके हैं तो इन्हें पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। विकासशील देश अभी विकास कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ कुछ टाइम पे छूट दी गई है कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। जैसे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसकी बात आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ना मुझे सही बच्चे आंसर करके बताएंगे कि जो हमारा एक क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, इस पर इंडिया ने कब साइन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देना क्योटो प्रोटोकॉल एंड जो इंडिया ने साइन किया था उसका ईयर लिख देना, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चों को पता है। तो इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया, ये आज की इस वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क है बेसिकली आपका, ओके। तो आप जरूर बताएं इस बारे में। बाकी आप जो है वो ये देख ही सकते हैं कि पानी के संसाधन को लेकर किस तरीके से लड़ाई हुई थी और पेट्रोलियम संसाधन किस तरीके से हैं, पर्यावरण में भाई कौन कौन सी यहाँ पे जो समस्याएं फैली हुई हैं, और रियो घोषणा पत्र क्या था। अब इन्हीं दोनों को आप जब इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से कि टुडे द जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल पेट्रोलियम एंड वाटर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड डिस्क्राइब, बिल्कुल ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स डेफिनेशन क्या है रिसोर्सेज के बारे में ये समझ लीजिए, फिर रिसोर्स वाटर इसके संबंध में जियोपॉलिटिक्स क्या हुई है, कब कब हुई है, क्या क्या झड़पें वगैरह वट जो भी चीजें हैं वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट था कि रिसोर्स है पेट्रोलियम ऑयल, इसके संबंध में क्या क्या क्रिटिक्स फैला था वो आप यहाँ पे देखिए, क्या। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में वो कौन कौन से हैं, तो इस संबंध में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसमें दूसरा पार्ट ऐड हो गया था रियो डिक्लेरेशन के बारे में, वो भी आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ओके बच्चों। वेल, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया बच्चों कि रजवाड़ों का विलय भारत की एक अहम समस्या थी, कथन के संदर्भ में
हैदराबाद रियासत के विलय का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि रजवाड़ों का विलय भारत के लिए एक अहम समस्या क्यों थी और हैदराबाद का विलय कैसे किया गया, ये हमें समझना। ठीक है, तो भैया समस्या इसलिए थी क्योंकि देखो, जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले ब्रिटिश इंडिया जो थी वो दो हिस्सों में बटी थी। एक थी ब्रिटिश कोतवाली प्रांत और एक थे देसी रजवाड़े। इसीलिए रजवाड़े का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जिनके राजा ने ये स्वीकार कर लिया हो कि वो अब अंग्रेजों के अधीन। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब भारत में तकरीबन 565 ऐसे देसी रजवाड़े, ऐसी रियासतें मौजूद थी जब ब्रिटिश प्रभुत्व से भारत आजाद हुआ। लेकिन बहुत सारी रियासतें जो ऐसी थी वो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए रजवाड़ों का विलय एक बहुत बड़ी अहम समस्या बनी। अब जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज जो थे वो इन रजवाड़ों को, रियासतों को कुछ बातें कह के गए। इन्होंने कहा कि रियासतें चाहे तो भारत में विलय कर लें अपना, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर खुद एक स्वतंत्र देश खुद को घोषित कर सकती है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। तो इसको देखते हुए बहुत सारी रियासत रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, इस संबंध में हमें समझाना है हैदराबाद के बारे में। तो आइए हैदराबाद के बारे में जो पॉइंट है वो यहां से हम रीड आउट करते हैं। ओके, तो देखेंगे बेसिकली हैदराबाद जो रियासत थी इसके शासक को, इसके राजा को निजाम कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी दौलतमंद लोग हैं इनमें शुमार किए जाते हैं, इनमें इनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, मतलब लिखा नहीं, दैट मीन्स की बताया जाता है कि उस समय के अकॉर्डिंग बहुत बड़े अमीर थे बेसिकली। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि 1947 के नवंबर में भारत के साथ में इन्होंने एक साइन किया कि भाई हम अपनी जो स्थिति है वो स्वतंत्र रखेंगे। ठीक है, एक समझौता हो गया। ठीक है, जो कि तकरीबन 1 साल तक चला। लेकिन इस 1 साल के इस समझौते के बीच में भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम जो थे इनके बीच में बातें चलती रहती थी, और जब ये चल रही थी तो हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने तेलंगाना इलाके के किसान, बेसिकली तेलंगाना उस समय बना नहीं था, ये हैदराबाद के अंदर में ही था, तो तेलंगाना इलाके के जो किसान थे वो निजाम के द्वारा जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी किसानों के शोषण की, उनसे बहुत ज्यादा बेसिकली दुखी थे। और साथ ही खास करके महिलाएं तो बहुत ज्यादा इससे दुखी थी। तो इसी को देखते हुए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया राजा के खिलाफ में। और जब आंदोलन शुरू किया तो 1948 में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी कहां पे, हैदराबाद में, और हैदराबाद की जो सेना थी इसको हरा दिया। ठीक है, और फिर जो था इनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया, और इस प्रकार से हैदराबाद का इसमें विलय हो जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी इसमें एक चीज आपने बताई नहीं, कि वो जो निजाम थे उन्होंने अपनी जो एक सेना भेजी थी जुल्म करने वाली, गद्दार टाइप में कुछ तरीके से जो गुंडे भेजे थे जिनको रजाकार कहते थे। ठीक है ना, वो तो आपने बताया ही नहीं बेसिकली, इसीलिए वो पॉइंट मैंने नीचे लिखा है कि रजाकार कौन थे। तो ये तेलंगाना इलाके के किसानों ने जो तेलंगाना इलाके के जो किसान थे और जो महिलाएं थी इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, इसी को रोकने के लिए, इसी आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अपना एक सांप्रदायिक दल भेजा। ठीक है, अर्धसैनिक बल भेजा। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक भी कह सकते थे। ये रजाकार थे बेसिकली। इन्होंने क्या किया, जितने गैर मुसलमान थे इनको अपना निशाना बनाया, लूटपाट मचाई, हत्या किए, महिलाओं के साथ में बलात्कार वगैरह ऐसी घटनाएं इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसी को देखते हुए फिर 1948 में भारत ने अपनी सेना भेजी, और फिर मजबूरन हैदराबाद रियासत को, मजबूरी बस हैदराबाद रियासत का विलय इसमें मतलब भारत में करवा लिया गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रियासत में एक अहम समस्या थी और हैदराबाद रियासत का कैसे विलय किया गया, ये सारी चीजें थी, समझ गए होंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, कि बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। कथन के संबंध में भारतीय विभाजन के परिणाम लिखो, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपको मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे समझा देता हूँ कि जब भारत का विभाजन हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़ी आबादी जो थी वो जाने के लिए मजबूर हो गई। लगभग 80 जो लाख लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ा। ठीक है, ये जो स्थानांतरण हुआ ये आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी वाला। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आप सबसे कि भारत का विभाजन में आबादी जो थी उसका स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी भरा हुआ था, कैसे? तो आप इस तरीके से जो आंसर है लिख देंगे। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य, इवन सरकारी कर्मचारी और रेलवे के जो कर्मचारी थे इन सब तक का बंटवारा हो गया। धर्म के नाम पे एक दूसरे के समुदाय ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सभी के समुदाय के लोगों ने, खास करके हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे वो अपने घरों से भाग खड़े हुए, उन्हें शरणार्थी के रूप में, जो लोग अपने घर में पुश्तैनी टाइम से रहते हुए आ रहे हैं करोड़ों,
हजारों सालों से, ठीक है ना, उनके जो पूर्वज वगैरह उसी स्थान पे रहते आ रहे हैं। अब जब विभाजन हुआ तो वो उसी स्थान पे अप्रवासी हो गए, शरणार्थी हो गए, ठीक है ना। और इस समय जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जो थे, ये ऐसे शहर थे जहां पे हिंसा बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई थी, ठीक है। आगे सीमा के दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया था, जबरदस्ती उनसे शादी की जाती थी, उनसे उनका बलात्कार कर दिया जाता था। कई बार तो जो कुछ महिलाएं थी, उन्होंने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए स्वयं ही कुएं में कूदकर जान दे दी, या फिर किसी किसी ने तो खुद को जला लिया। और कई बार परिवार के लोगों ने अपने घर की महिलाओं और बेटियों को मार डाला था, ठीक है, अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान के कई लेखक थे, कई कवि, कई फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने उपन्यास के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से इस विभाजन की, उस विभाजन की, इतिहास के विभाजन की दर्दनाक उस पीड़ा का अनुभव आज भी हमारे दिल तक पहुंचाने के लिए, हमारे मन तक पहुंचाने के लिए इन सभी का निर्माण करते रहते हैं। आप आज के टाइम पे कविताएं, कहानियां, उपन्यास, फिल्म, दृश्य, नाटक, इन सभी को देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मोस्टली आप मूवीज वगैरह जो देखते हो, इसमें आपको बंटवारे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन होंगे भैया हमारे कि रजवाड़ों के विलय में क्या क्या समस्या आई थी, हैदराबाद रियासत का विलय कैसे किया गया था, ठीक है। और जो तीसरा था कि बंटवारे का मतलब था, मतलब भारतीय विभाजन के परिणाम, सिंपल, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि दी मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि भाई किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के संबंध में आप ये पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद फिर आखिर किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, उसका किस तरीके से मर्ज किया गया, तो उस संबंध में आप पहले तो ये 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो 2-3 पॉइंट और आते हैं वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं, सिंपल सा है, ओके। देन फिर जो हमारा इसमें दूसरा पार्ट था, दूसरा क्वेश्चन था, वो ये था कि इन द मीनिंग ऑफ पार्टीशन वाज द हार्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी कि परिणाम क्या क्या थे, वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको समझाई दिया है, और फिर इंग्लिश में आप इजीली जो सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, सिंपल है, आप सभी समझ जाएंगे इजीली, ओके। उसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट है वो आप इजीली यहां से समझ, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन है हमारा बेसिकली कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे तथा अच्छे संबंधों का वर्णन कीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं। भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे क्या हैं? पहला युद्ध 1948 का कश्मीर मुद्दे को लेके, दूसरा युद्ध 1965 का, ये जो जितने भी युद्ध हुए हैं इन सभी को लेके विवाद है, ठीक है। परमाणु हथियार को लेके विवाद था, पाकिस्तान का आरोप जो है इसको लेके विवाद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सज्जी बच्चे कहेंगे सज्जी ये तो बता दिया विवाद है, कम से कम समझा तो दो कि क्या क्या था, क्योंकि देखो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए हैं टोटल, उन युद्धों का वर्णन करो, ठीक है। तो 4 मार्क्स में युद्ध हुए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद भी आजादी के दौरान जो विभाजन वगैरह हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हुई, जिसकी वजह से एक अच्छी छवि नहीं उभरी, ठीक है। पहला युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का आजादी के ठीक 1 साल में 1948 में कश्मीर मुद्दे को लेकर, और जब ये युद्ध होता है तो कश्मीर जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। प्रथम हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन जाता है, और दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का प्रांत बन जाता है, ठीक है। आज जिसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में जानते हैं। दूसरा युद्ध 1965 में होता है। बेसिकली गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में कच्छ का रण को लेकर मतभेद था यहाँ, ठीक है, इसको लेकर युद्ध हो गया। तीसरा युद्ध आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेश नया देश था, ठीक है, बांग्लादेश नया देश बना था, उसकी कहानी थी। चौथा युद्ध आप सभी को पता है 1999 में कारगिल को लेकर हुआ था, ठीक है, कारगिल संघर्ष था बेसिकली। परमाणु हथियार क्या, इसका विवाद क्या है भाई? तो परमाणु हथियार का विवाद ये है कि भारत ने 1998 में पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हम भी करेंगे, और फिर इसने भी अपना परमाणु परीक्षण पूरी तरीके से कर लिया, जिसकी वजह से तनाव फिर और ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे में प्रत्यारोप है। क्या? भारत, पाकिस्तान ये कहता है कि भारत जो है वो अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान की एक समस्या है सिंध और बलूचिस्तान की समस्या, इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं भारत जो है वो पाकिस्तान से ये कहता है कि तुम अपने आतंकवादी एवं अन्य जो भी तरीके स्लीपर सेल्स वगैरह वटेवर, तो इनके माध्यम से भारत में
अशांति फैला रहे हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर आतंकवादी जो भी घटना है उन सभी घटना को अंजाम दे रहे हो, इन सभी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छा खासा एक क्रिटिक्स ये उत्पन्न हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हो गए खराब संबंध, अब कुछ अच्छे संबंध में है भाई। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, सिंधु नदी जल संधि, आप ये जो एक पॉइंट है इसे आप नेगेटिव इंपैक्ट में डाल देना, ठीक है। अ, खराब संबंध में कि सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है, ठीक है, और अच्छे में इसी विवाद को सुलझा लिया गया। तो 1960 के दशक में सिंधु नदी जल संधि को सुलझाया गया। भारत और पाकिस्तान ने एक जल बंटवारे पर, मतलब सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर एक संधि हस्ताक्षर की। के बाद ये जो मसला था ये समाप्त, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जो विवाद हुए उन्हीं विवादों को सुलझाया गया। जैसे कि 1965 का जो युद्ध हुआ उसके बाद में उसे सुलझाने के लिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है, जो कि उस टाइम कौन से प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, और इसी ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तीसरा है शिमला समझौता, जुलाई 1972। बेसिकली जब 1971 में युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब बांग्लादेश नया देश बनता है, तो उसके बाद में ऐसा अगले टाइम पे ना हो, तो इसी को निर्णय करते हुए इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये 1972 में शिमला समझौता होता है। अब लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी, तो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी, जिसमें आपको पाकिस्तान में जाने के लिए किसी परमिट, किसी अनदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक पहचान पत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती वहां पे जाने की, नॉर्मल जैसे माथे जाते इसकी जरूरत होती बस, ठीक है। लेकिन जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद में ये जो फ्री बस सेवा थी ये खत्म हो गई, ठीक है, और परमिट फ्री बस सेवा ये खत्म हो गई, और उसके बाद से आज तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, और ये अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इमेजिन करो, पाकिस्तान और भारत क्या कभी आपस में बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे? अगर ऐसा हुआ आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा होता है, ठीक है। पहले तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी इमेजिनेशन तो खतरनाक होती है, आप तो पता नहीं क्या सोच जाओगे, ठीक है। 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। बेसिकली दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। क्रिकेट टीम का दौरा 2004, बेसिकली 2004 में एक क्रिकेट श्रृंखला पाकिस्तान में आयोजित की जाती है, ठीक है। लेकिन इस क्रिकेट श्रृंखला के बाद में कोई और क्रिकेट श्रृंखला वहां पे आयोजित नहीं की जाती है, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत का अच्छा खासा इसमें बेसिकली असमर्थन रहता है, यानी वो जीत जाती है बेसिकली, ठीक है ना, अच्छा खासा ये होता है। तो ये सारी चीजें, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को भी आसान आसान तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद के ये क्या है और अच्छे संबंध क्या है आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको मैंने कि आजादी से श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन लोकतंत्र के बावजूद भी श्रीलंका में अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, यानी कि जिसे हम जातीय संघर्ष कहते हैं। तो वो जो जातीय संघर्ष है वो हमें यहाँ पे समझाना है, तो आइए समझते हैं। तो भारत और पाकिस्तान, सॉरी हाँ मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। तो 1948 में आजादी के बाद में श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन वहां पे अंदरूनी जातीय संघर्ष भी चल रहा है, ठीक है। पूरा समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए पहला लिखेंगे इस तरीके से, बेसिकली देखो, ओके हाँ देखो, बेसिकली श्रीलंका जो है इसमें ज्यादातर जो मूल निवासी वो श्रीलंका ही है, जो कि बहुसंख्यक है। लेकिन यहाँ का श्रीलंका का जो एरिया है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे तमिलों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप जो भारत का नक्शा देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे थोड़ा सा द्वीप छोड़ दें, यहाँ पे एक आ जाता है द्वीप जिसे हम श्रीलंका कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर तमिल लोग रहते हैं। अब जब 1948 के चुनाव होते हैं बेसिकली श्रीलंका में, तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है, जो कि चाहे सिंगली हो, यानी कि जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और चाहे तमिल हो, ठीक है, इन सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार रखती थी। तो इस वजह से ना सिंगली बहुत ज्यादा नाराज हुए। अब मान लेते हैं अगर आप इंडिया में दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में यदि कोई नेपाल का बंदा आ जाए और कोई पार्टी जो वो नेपाल के बंदे को भी उतना पैसा दे, मतलब कि वही अधिकार दे और आपको भी वही अधिकार दे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सेम यही इनके साथ भी हुआ। तो इसी को देखते हुए फिर से जब चुनाव हुए ठीक 3 साल के बाद में 1951 में, तो यहाँ पे एक नई और कट्टरपंथी पार्टी जो थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी,
वो अस्तित्व में आई, ठीक है, उसने सरकार संभाली और इसमें सुलेमान भंडार नायके जो थे इन्होंने सरकार संभाली। अब जब इन्होंने सरकार संभाली तो सिंपल सी बात है, कट्टरपंथी पार्टी है, सिंगली कट्टरपंथी पार्टी थी, तो इसने तमिलों को भगाने के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि सिंगली जो भाषा है ये इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया कि यदि आप कोई भी कार्य वगैरह करवाना है तो उसके लिए आपको सिंगली भाषा आनी चाहिए, ठीक है। बस हो गए, परिवहन या फिर बंदरगाह वगैरह हो गई, इन सभी का राष्ट्रीयकरण करने से मना कर दिया। राष्ट्रीयकरण यानी कि अब ये जो है, सॉरी, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण यानी कि अब ये जो सभी चीजें हैं, बस परिवहन बंदरगाह, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको कुछ कार्य करना है तो इसलिए गवर्नमेंट से आपको अथॉराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय तमिल थे इनका रोजगार छिनने लगा वहां पे। तमिलों के विदेशी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि होता है ना कि आप किसी देश में दूसरे देश में रहने जाते हो तो आपको विदेशी आवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है और उसका रिन्यूअल भी एक टाइम पीरियड के बाद में करवाना होता है। तो ना ही तो ये नया दे रहे थे, ना ही तो पुराने का रिन्यूअल कर रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने जो भारत के तमिल या फिर श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उनको पूरी तरीके से मजबूर कर दिया, निकलो अब श्रीलंका से, ठीक है ना, मजबूर कर दिया, ठीक है। साथ ही प्रमाण पत्र कैसा कि भाई श्रीलंका के हम भी निवासी हैं, तो इस संबंध में, और जो ये बेसिकली तमिल लोग थे इन्होंने एक नए राज्य की भी मांग की थी, तो इन सभी मांगों को श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी ने ठुकरा दिया। अब जब सब कुछ ये हो गया तो इसके बाद में फिर गुस्से में तमिल लोगों ने अपने लिए एक संगठन की स्थापना की, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। तो 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए लिट्टे की स्थापना की, जिसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, लेकिन थोड़े ही देर बाद यानी कुछ ही टाइम पीरियड के बाद में सरकार ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और इसको ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। हालांकि ये निष्क्रिय 100% हो गया था, यानी कि कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। साथ ही श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण आज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 1987 में भारत ने अपनी सेना भेजी थी, शांति सेना, जो कि तमिल लोगों को लगा कि ये सही नहीं है तो उन्होंने वापस भेज दी, ठीक है, क्योंकि तमिलों को ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो इसके मामले में कुछ सही कार्य नहीं कर पा रहा है। तब भारत ने 1987 में श्रीलंका के साथ में एक समझौता किया। समझौता ये किया कि श्रीलंका का आप विभाजन मत करो, ठीक है। भारत ने कहा कि देखो आप श्रीलंका का विभाजन मत करो, लेकिन वे एरिया जहां पे तमिलों की ज्यादातर संख्या है, फॉर एग्जाम्पल उत्तरी पूर्वी जो भाग है श्रीलंका का, इसको आप मिलाकर एक विधानसभा बना दो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने कार्य, अपने नियंत्रण, अपना शासन खुद ही चला सके, ठीक है। आज वर्तमान में इस मामले में कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने हम देखते रहते हैं। आप टीवी पे न्यूज वगैरह में भी देखोगे, तो यूट्यूब वगैरह पे आप लिखोगे श्रीलंका न्यूज के बारे में, तो उसमें आपको ये जो लिट्टे वगैरह है इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। बहुत सी मूवीज भी आई हैं, उसमें लिट्टे के बारे में बहुत सारे सीन आपको दिखाए गए थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इजीली इन सभी को यहाँ से समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो ये पूरा का पूरा क्रिटिक्स है इसके बारे में, श्रीलंका में जो सिंगली मूलवासी थे इसके। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। पहला, भारत पाकिस्तान के बीच में भाई विवाद के मुद्दे क्या क्या थे, ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध क्या क्या, और फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट आ जाता है कि आजादी के बाद में भारत में लोग, मतलब जो श्रीलंका है इसमें लोकतंत्र तो कायम है, लेकिन ये यहाँ पे अंदरूनी जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। उस संबंध में आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला आ जाता है इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ कंटेंटेशन एंड गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि बैड एंड गुड रिलेशन क्या क्या है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले इश्यू क्या है, यानी कि बैड रिलेशन क्या है, तो बैड रिलेशन इश्यू के बारे में आप ये पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद में एक दो पॉइंट आपके यहाँ पे जो है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। ओके, अब जो इसमें सेकंड वाला पार्ट था कि गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो क्या क्या है, तो आप इस संबंध में इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, शिमला अकॉर्ड जुलाई 1977, लाहौर बस सर्विस 1999, साफ्टा साइन इन 2004 एंड क्रिकेट टीम टूर 2004 इंडिया एंड पाकिस्तान अराउंड ईयर, ठीक है। सेकंड जो अब हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है, दैट इज डेमोक्रेसी हैज बीन मेंटेन्ड इन श्रीलंका सिंस इंडिपेंडेंस बट ही वाज बैटलिंग एन इंटरनल स्ट्रगल एक्सप्लेन, यानी कि अंदर ही एक स्ट्रगल से जूझ रहा है, तो वो स्ट्रगल इसका क्या है, इस संबंध में पहले आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में बाकी के जो अनदर पॉइंट बचते हैं
उस संबंध में आप ये सभी के सभी पॉइंट्स इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आई होप आपको आज का ये जो पेपर है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको आपके 6 मार्क्स से जो 4 क्वेश्चन थे ये कंप्लीटली समझा दिए, ठीक है। यदि आप सभी बच्चों ने सेक्शन नंबर ए, बी, सी और डी सी नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से देख लेना। अदरवाइज आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहां से जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। वेल, यहीं पे हम आज की अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस पेपर को देख के अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।